क्या आपने कभी सोचा है कि आज के बच्चे पहले की तुलना में ज़्यादा उदास, ज़्यादा तनाव में और ज़्यादा अकेले क्यों दिखाई देते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाहर खेलकर बड़े होने वाली पीढ़ी अचानक स्क्रीन के अंदर सिमट गई? क्या इसकी वजह सिर्फ स्मार्टफ़ोन है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? आज हम जिस दुनिया को मॉडर्न कहकर अपनाते जा रहे हैं, वही दुनिया हमारी अगली पीढ़ी के दिमाग, उनकी सोच और उनकी खुशियों को धीरे-धीरे बदल रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि 2010 के बाद चुपचाप शुरू हुआ और आज यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मानसिक चुनौतियों में से एक बन चुका है। आज की इस वीडियो में बुक संचार पर हम जानेंगे कि आखिर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने बच्चों की दुनिया को कैसे बदल दिया, क्यों पहले से ज्यादा बच्चे चिंता, तनाव और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं और सबसे जरूरी बात, हम इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जोनाथन हेड की चर्चित किताब द एंग्शियस जनरेशन की आसान और बेहद महत्वपूर्ण हिंदी बुक समरी वीडियो। पार्ट 2, 2010 के बाद क्या बदला। दोस्तों, 2010 के आसपास दुनिया में एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जिसने बच्चों और टीनेजर्स की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। पहले बच्चे स्कूल से लौटकर बाहर खेलते थे, दोस्तों से मिलते थे, साइकिल चलाते थे और शाम तक मैदान में समय बिताते थे। लेकिन धीरे धीरे एक नई चीज हर घर में पहुंचने लगी, स्मार्टफोन। शुरुआत में यह सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए था, लेकिन कुछ ही सालों में यह मनोरंजन, दोस्ती, पढ़ाई और पहचान का हिस्सा बन गया। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों की रोजमर्रा की दुनिया बन गए। असली बदलाव यहीं से शुरू हुआ। अब बच्चे सिर्फ अपने स्कूल या मोहल्ले के दोस्तों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से खुद की तुलना करने लगे। किसी के पास महंगा फोन था, कोई घूमने गया था, किसी के लाखों फॉलोअर्स थे। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा कि मेरी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है। यही तुलना कई बच्चों के आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर कमजोर करने लगी। पहले खुशी का मतलब दोस्तों के साथ खेलना था, अब खुशी लाइक्स, कमेंट्स और ऑनलाइन वैलिडेशन से जुड़ने लगी। डिजिटल दुनिया का दबाव। एक और बड़ी समस्या थी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बच्चों को डर लगने लगा कि कहीं वे किसी ट्रेंड, मीम या बातचीत से पीछे न रह जाएं। इसलिए फोन हर समय हाथ में रहने लगा। रात देर तक स्क्रोलिंग, लगातार नोटिफिकेशन और हर पल ऑनलाइन रहने का दबाव बढ़ता गया। इसका असर सिर्फ समय पर नहीं, बल्कि नींद, पढ़ाई और मानसिक शांति पर भी पड़ने लगा। कई बच्चे पहले की तुलना में ज़्यादा चिड़चिड़े, बेचैन और अकेले महसूस करने लगे। सबसे खतरनाक बात, यह बदलाव अचानक दिखाई नहीं दिया। सब कुछ धीरे धीरे हुआ। बच्चे घर में मौजूद थे, लेकिन उनका ध्यान स्क्रीन में था। परिवार साथ बैठा था, लेकिन बातचीत कम हो रही थी। दोस्त ऑनलाइन थे, लेकिन असली रिश्तों में दूरी बढ़ रही थी। यही कारण है कि कई शोधकर्ताओं ने 2010 के बाद बढ़ती एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन को गंभीर चिंता का विषय माना। तकनीक खुद दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना समझदारी के इस्तेमाल की गई तकनीक बच्चों की मानसिक दुनिया को गहराई से प्रभावित कर सकती है। और यहीं से शुरू होती है किताब की अगली महत्वपूर्ण बात, द ग्रेट रिवायरिंग, यानी वह दौर जब बचपन की पूरी वायरिंग बदलने लगी। पार्ट 3, द ग्रेट रिवायरिंग, जब बचपन की दुनिया बदल गई। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। स्कूल से आते ही बैग फेंक कर बाहर भाग जाना, दोस्तों के साथ घंटों खेलना, साइकिल चलाना, पेड़ों पर चढ़ना या बिना किसी वजह के हंसते हंसते शाम कर देना। उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदगी में उत्साह था। अब आज के बच्चों को देखिए, खेल का मैदान छोटा हो गया है और स्क्रीन बड़ी। दोस्त सामने कम, ऑनलाइन ज्यादा हैं। बातचीत की जगह चैट ने ले ली है और बाहर की दुनिया की जगह मोबाइल की दुनिया ने। जोनाथन हाइड इस बदलाव को द ग्रेट रिवायरिंग कहते हैं, यानी ऐसा समय जब बच्चों का बचपन ही बदल गया। पहले उनका विकास असली दुनिया के अनुभवों से होता था, लेकिन अब वही विकास डिजिटल दुनिया के भरोसे होने लगा। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था। हम अक्सर सोचते हैं कि खेलना सिर्फ समय बिताने का तरीका है, लेकिन असल में खेल बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब बच्चे साथ मिलकर खेलते हैं तो वे कई जरूरी बातें बिना किसी किताब के सीखते हैं। टीम में काम करना, अपनी बारी का इंतजार करना, हार और जीत को स्वीकार करना, झगड़ा होने पर उसे सुलझाना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर उन्हें समझदार और आत्मविश्वासी इंसान बनाती हैं। स्क्रीन क्या नहीं सिखा पाती। मोबाइल बहुत सारी जानकारी दे सकता है, लेकिन वह असली अनुभव नहीं दे सकता। वीडियो देखकर बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। गेम खेलकर वह असली दोस्ती का एहसास नहीं समझ सकता और इमोजी भेजकर वह किसी के चेहरे के भाव पढ़ना नहीं सीख सकता। यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। कल्पना करने की आदत कम होने लगी। पहले जब बच्चे बोर होते थे तो खुद कोई नया खेल बना लेते थे, कागज से चीजें बनाते थे, कहानियां गढ़ते थे या नई शरारतें सोचते थे। लेकिन आज बोरियत आते ही हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे दिमाग हर समय तैयार मनोरंजन का आदी हो जाता है। फिर किताब पढ़ना, शांत बैठना या किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान देना मुश्किल लगने लगता है। ध्यान क्यों भटकने लगा?
सोशल मीडिया का हर वीडियो कुछ ही सेकंड का होता है। एक खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसे में दिमाग लगातार नई चीजों का आदी बन जाता है। फिर पढ़ाई, किताब या कोई ऐसा काम जिसमें धैर्य चाहिए वो कठिन लगने लगता है। यही वजह है कि आज कई बच्चों को लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान लगाना मुश्किल महसूस होता है। असली दोस्ती भी बदल गई। पहले दोस्ती साथ खेलने, बातें करने और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने से बनती थी। आज कई बार दोस्ती फॉलो, लाइक और स्ट्रिक तक सीमित होकर रह जाती है। अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो पहले लोग बैठकर बात करते थे। अब कई बार सिर्फ अनफॉलो या ब्लॉक कर देना ही समाधान बन जाता है। इससे रिश्ते जल्दी बनते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। क्या तकनीक ही समस्या है? किताब यह बिल्कुल नहीं कहती कि तकनीक बुरी है। समस्या तब शुरू होती है जब तकनीक बच्चों की पूरी दुनिया बन जाती है। अगर स्क्रीन का समय संतुलित हो, बच्चे बाहर भी खेलें, परिवार के साथ समय बिताएं और असली दुनिया के अनुभव लें, तो तकनीक एक अच्छी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन अगर पूरा बचपन सिर्फ स्क्रीन पर गुजरने लगे तो उसका असर दिमाग, व्यवहार और रिश्तों तीनों पर पड़ता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, बच्चों को सिर्फ डिजिटल दुनिया नहीं बल्कि असली दुनिया जीने का मौका भी मिलना चाहिए। पार्ट 4, एंटी फ्रेजिलिटी, बच्चों को हर मुश्किल से बचाना सही है या नहीं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें, उन्हें कभी चोट न लगे, कभी हार न मिले और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह सोच स्वाभाविक है, लेकिन जोनाथन हेट कहते हैं कि कई बार यही ज्यादा सुरक्षा बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उनके अनुसार बच्चे कांच की तरह नाजुक नहीं होते बल्कि पेड़ के छोटे पौधों की तरह होते हैं। अगर उन्हें सही माहौल मिले, थोड़ी धूप मिले, कभी तेज हवा भी लगे, तो वे और मजबूत बनते हैं। लेकिन अगर उन्हें हर समय पूरी तरह बचाकर रखा जाए तो वे बाहर की दुनिया का सामना करना नहीं सीख पाते। मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं, मजबूत बनाती हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो क्या वह बिना गिरे सीख जाता है? नहीं, वह कई बार गिरता है, घुटने छिलते हैं, संतुलन बिगड़ता है, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करता है। आखिरकार वही बच्चा आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर बच्चों को हर छोटी असफलता से बचा लिया जाए तो वे सफलता की असली कीमत भी नहीं समझ पाएंगे। हर हार एक नई सीख देती है। मान लीजिए किसी बच्चे के परीक्षा में कम अंक आ गए, किसी खेल में वह हार गया या किसी दोस्त ने उसकी बात नहीं मानी। ऐसी परिस्थितियां पहली नजर में बुरी लग सकती हैं, लेकिन यही अनुभव उसे सिखाते हैं कि निराशा से कैसे बाहर निकला जाए, अपनी गलती कैसे सुधारी जाए और दोबारा बेहतर कोशिश कैसे की जाए। यही प्रक्रिया धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती पैदा करती है। जरूरत से ज्यादा सुरक्षा भी नुकसान कर सकती है। आज कई माता पिता बच्चों की हर समस्या तुरंत हल कर देना चाहते हैं। अगर स्कूल में कोई परेशानी हो तो तुरंत हस्तक्षेप, अगर कोई दोस्त नाराज हो जाए तो तुरंत समाधान, अगर बच्चा किसी काम में असफल हो जाए तो तुरंत उसे बचाने की कोशिश। इरादा अच्छा होता है, लेकिन इससे बच्चा खुद समस्याओं का सामना करना नहीं सीख पाता। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि हर मुश्किल में कोई दूसरा आकर उसे बचा लेगा, लेकिन असली दुनिया हमेशा ऐसी नहीं होती। आत्मविश्वास कैसे बनता है? आत्मविश्वास सिर्फ तारीफ सुनने से नहीं आता। वह तब बनता है जब इंसान किसी चुनौती का सामना करता है, डरता भी है, फिर भी कोशिश करता है और अंत में कुछ सीखकर आगे बढ़ता है। यही अनुभव बच्चे को अंदर से मजबूत बनाते हैं। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को हर समय परफेक्ट माहौल नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए अपनी गलतियों से सीखने का मौका, छोटे छोटे फैसले खुद लेने की आज़ादी, सुरक्षित माहौल में थोड़ा जोखिम उठाने का अवसर, असफल होने के बाद दोबारा कोशिश करने का हौसला। जब ये चार चीजें मिलती हैं, तब बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी सफल बनते हैं। माता पिता और शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका, एक अच्छे माता पिता या शिक्षक का काम हर समस्या खुद हल करना नहीं है। उनका असली काम है बच्चे को सुनना, उसे समझना, सही दिशा दिखाना और फिर उस पर भरोसा करना कि वह खुद भी सीख सकता है। जब बच्चे को यह भरोसा मिलता है कि अगर मैं गिरा भी तो कोई मुझे उठने में मदद करेगा, लेकिन चलना मुझे खुद सीखना है, तभी उसके अंदर असली हिम्मत पैदा होती है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख, बच्चों को कमजोर दुनिया से बचाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाइए कि वे दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सके। यही द एंग्शियस जनरेशन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। अगले भाग में हम जानेंगे कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारी नींद, ध्यान, आदतों और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह धीरे धीरे प्रभावित करते हैं और इससे बचने के व्यावहारिक तरीके क्या हो सकते हैं। पार्ट 5, स्मार्टफोन हमारी सोच और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बदल देता है। अब तक हमने समझा कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने बच्चों के बचपन को कैसे बदल दिया और क्यों जरूरत से ज्यादा सुरक्षा भी उन्हें कमजोर बना सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर स्मार्टफोन हमारे दिमाग के साथ करता क्या है? यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेखक बताते हैं कि स्मार्टफोन सिर्फ हमारा समय नहीं लेता, बल्कि धीरे धीरे हमारी सोचने की क्षमता, ध्यान, नींद और भावनाओं पर भी असर डालता है। सबसे पहले असर पड़ता है हमारी नींद पर। बहुत से लोग रात को सोने से पहले कुछ मिनट फोन देखने की सोचते हैं, लेकिन वही कुछ मिनट कब एक घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। रील्स, शॉर्ट वीडियो और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन दिमाग को आराम करने नहीं देते। शरीर सोना चाहता है, लेकिन दिमाग अभी भी सक्रिय रहता है। जब अच्छी नींद नहीं मिलती, तो अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी महसूस होती है। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहे, तो इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगता है। ध्यान बार बार भटकने लगता है। क्या आपने महसूस किया है कि अब किसी किताब को आधा घंटा लगातार पढ़ना पहले जितना आसान नहीं रहा, या पढ़ते समय भी बार बार फोन देखने का मन करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मार्टफोन हमारे दिमाग को हर कुछ सेकंड में नई जानकारी पाने की आदत डाल देता है। धीरे धीरे लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान बनाए रखना मुश्किल होने लगता है। यही कारण है कि पढ़ाई, काम और सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा इनाम बन जाता है। जब भी फोन पर नया मैसेज, लाइक या नोटिफिकेशन आता है, दिमाग को थोड़ी खुशी महसूस होती है। समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग उसी छोटी सी खुशी का बार बार इंतजार करने लगता है। फिर बिना किसी जरूरत के भी हम फोन अनलॉक करते हैं। कभी समय देखने के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद याद आता है कि हम तो समय देखना ही भूल गए। यही आदत धीरे धीरे फोन पर निर्भरता बढ़ाती है। तुलना करने की आदत बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं। महंगी यात्राएं, सफलता, खुशियां और सुंदर तस्वीरें। लेकिन देखने वाले को लगता है कि दूसरों की जिंदगी उससे कहीं बेहतर है। यहीं से तुलना शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान अपनी उपलब्धियों से ज्यादा दूसरों की सफलताओं पर ध्यान देने लगता है, और यही आदत आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। अकेलापन भी बढ़ सकता है। हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़े होने का मतलब यह नहीं कि इंसान अकेला महसूस नहीं करेगा। कई बार सबसे ज्यादा अकेलापन उसी समय महसूस होता है जब हम घंटों सोशल मीडिया पर रहते हैं, लेकिन किसी से दिल की बात नहीं कर पाते। असल रिश्ते सिर्फ चैट से नहीं बनते। उनके लिए समय, भरोसा और आमने सामने की बातचीत जरूरी होती है। तो क्या समाधान है? लेखक तकनीक छोड़ देने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, न कि हम उसके नियंत्रण में। इसके लिए कुछ आसान आदतें अपनाई जा सकती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन न देखें। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बना लें। दिन में कुछ समय बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएं। रोज थोड़ा समय किताब पढ़ने, टहलने या परिवार के साथ बातचीत करने में लगाएं। नोटिफिकेशन कम रखें ताकि हर कुछ मिनट में ध्यान न भटके। सप्ताह में एक दिन या कुछ घंटे डिजिटल ब्रेक लेने की आदत डालें। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ा असर दिखाते हैं। पार्ट 6, इस किताब की सबसे बड़ी सीख, अब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातों को समझा। हमने जाना कि कैसे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने बच्चों के बचपन को बदल दिया, क्यों चिंता और तनाव पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं, और क्यों बच्चों को सिर्फ सुरक्षित रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करना भी सिखाना जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर हमें करना क्या चाहिए। लेखक कहते हैं कि समाधान तकनीक से भागना नहीं है, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाना है। आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पढ़ाई, काम, जानकारी और बातचीत सब कुछ इससे जुड़ चुका है। इसलिए इसे पूरी तरह छोड़ देना न तो संभव है और न ही जरूरी। जरूरत इस बात की है कि हम तकनीक का इस्तेमाल करें, तकनीक हमारा इस्तेमाल न करे। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? सबसे पहले बच्चों को यह समझाना होगा कि उनकी पहचान मोबाइल स्क्रीन से नहीं बनती। उनकी असली पहचान उनके व्यवहार, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे रिश्तों से बनती है। अगर किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आए तो उससे उनकी कीमत कम नहीं हो जाती। अगर कोई ऑनलाइन उन्हें पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे अच्छे इंसान नहीं हैं। घर वह जगह होनी चाहिए जहां बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सके। जब कोई बच्चा उदास हो, गुस्से में हो या किसी बात से परेशान हो, तो उसे तुरंत सलाह देने के बजाय पहले उसकी बात सुनना ज्यादा जरूरी है। कई बार एक शांत बातचीत लंबी सीख से ज्यादा असर करती है। छोटे छोटे बदलाव, बड़ा असर। लेखक कुछ ऐसी आदतों पर जोर देते हैं जो हर परिवार अपना सकता है। रोज कुछ समय बिना मोबाइल के साथ बैठना, खाने के समय फोन दूर रखना, बच्चों को रोज बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना, किताबें पढ़ने की आदत विकसित करना, सप्ताह में कुछ घंटे डिजिटल ब्रेक लेना, परिवार और दोस्तों के साथ आमने सामने बातचीत करना। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन लंबे समय में बच्चों की सोच, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं।
भविष्य कैसा होगा। अगर आने वाली पीढ़ी सिर्फ स्क्रीन के भरोसे बड़ी होगी तो शायद उसके पास जानकारी बहुत होगी लेकिन अनुभव कम होंगे। वो तेज होगी लेकिन धैर्य कम होगा। उसके पास हजारों ऑनलाइन दोस्त होंगे लेकिन दिल की बात कहने के लिए शायद बहुत कम लोग होंगे। लेकिन अगर हम आज से ही संतुलन बनाना शुरू करें तो यही तकनीक सीखने, आगे बढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने का सबसे अच्छा साधन भी बन सकती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। बच्चों को सिर्फ स्मार्ट मत बनाइए, उन्हें समझदार भी बनाइए। उन्हें सिर्फ इंटरनेट से मत जोड़िए बल्कि परिवार, दोस्तों, प्रकृति और असली दुनिया से भी जोड़िए, क्योंकि एक मजबूत समाज की शुरुआत हमेशा एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी बचपन से होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि द एंग्शियस जनरेशन की यह हिंदी बुक समरी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और खासकर उन माता-पिता तक जरूर पहुंचाइए जिनके घर में छोटे बच्चे या टीनेजर्स हैं। हो सकता है यह जानकारी किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला दे। ऐसी ही आसान भाषा में बेहतरीन किताबों की समरी, जीवन बदल देने वाले विचार और नई सीख पाने के लिए हमारे चैनल बुक संचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बताइए कि अगली किस किताब की समरी आप बुक संचार पर देखना चाहते हैं।